भी बात आती है इंदिरा गांधी का नाम जहान में आता है। ये बात है उन वक्त की जब इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया गया था। तो आइए जानते हैं कि गांधी परिवार पर अब तक हुए कोर्ट केसों के बारे में। जब दोषी करार दी गई थी इंदिरा गांधी, हाल ही में मोदी सरनेम को लेकर की गई राहुल गांधी की टिप्पणी मामले सूरत सेशंस कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है। कई बार सत्ता के शीर्ष पर रहने वाले गांधी परिवार के लिए पहली दफा नहीं है जब उनका कोई सदस्य कोर्ट कचहरी के चक्कर में न पड़ा हो। देखा जाए तो किसी मामले में दोषी पाए जाने का सिलसिला पूर्व पीएम इंदिरा गांधी से शुरू होता है। ये बात है साल 1975 की तारीख 12 जून। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आने वाला था वो ऐतिहासिक फैसला जो अगले ही पल देश की राजनीति को बदलने वाला था। जस्टिस थे जगमोहन सिन्हा, जिन्हें कहा रायबरेली में हुए चुनाव में हुई धांधली के लिए इंदिरा गांधी दोषित है और इस फैसले से चुनाव रद्द किया गया। 48 साल पहले के इस मामले को आज फिर याद करना पड़ रहा है, क्योंकि इसी गांधी परिवार का एक और सदस्य राहुल गांधी को अदालत ने दोषी करार दिया। मोदी सरनेम को लेकर की गई उनकी टिप्पणी पर 2 साल की सजा भी दी गई। हालांकि उन्हें तुरंत बेल भी मिल गई। गांधी परिवार पर हुए जब सभी केस की जब बात हो रही है, तब आइए ये भी जान लेते हैं कि गांधी परिवार के किस किस सदस्य पर कौन से मामलों में केस दर्ज हुआ था और कौन कितने मामले में दोषी प्राप्त किया गया था। बात राहुल गांधी की चल रही है तो राहुल गांधी गुरुवार को मानहानि के मामले में दोषी पाए गए हैं, लेकिन उन पर अभी कई ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में है और जिन पर सुनवाई चल रही है। इससे पहले साल 2019 में जब यहां कांग्रेस अध्यक्ष थे, तब चौकीदार चोर है बयान को लेकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी थी। राहुल ने अवमानना के मामले में पहले दायर किए गए 2 हलफनामों में सिर्फ खेद जताया था। इस पर कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी शीर्ष अदालत से मौखिक रूप से माफी मांगी थी। इससे पहले साल 2014 में राहुल गांधी आरएसएस को लेकर की गई टिप्पणी में बुरे फंसे थे। आरएसएस के एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंटू ने 2014 में थाने के भिवंडी कस्बे में कांग्रेस नेता के भाषण को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें कांग्रेस नेता ने महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ होने का आरोप लगाया था। कुंटे ने दावा किया कि इस बयान के जरिए आरएसएस की प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया है। इस मामले में भिवंडी की अदालत में 2018 में आरोप तय किए गए थे। अभी फरवरी 2023 में इस केस में बहस हुई है, जिसमें राहुल गांधी ने व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी। साल 2018 में कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने बयान दिया था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, ये बीजेपी में ही पॉसिबल है। उनकी इस टिप्पणी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मानहानि के तौर पर देखा गया। राहुल गांधी ने इस बयान के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था। इस मामले में हफ्ते भर पहले सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने राहुल गांधी को दी राहत बरकरार रखी थी। अब बात सोनिया गांधी की, तो सोनिया गांधी भी कई मामलों का सामना कर रही है, जिनमें जांच और कोर्ट की सुनवाई जारी है। इनमें सबसे बड़ा मामला नेशनल हेराल्ड केस का है। इसे लेकर ईडी की जांच जारी है। दिसंबर 2015 में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दी थी। तो वहीं गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी जांच का सामना कर रहे हैं। बीकानेर में 275 बीघा जमीन के खरीद फरोख्त के जुड़े मामले की जांच ईडी कर रही है। इस जमीन को बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित लोगों का अलॉट किया जाना था, लेकिन इसे गलत तरीके से खरीदा गया। बीकानेर लैंड डील मामले में जोधपुर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ हुआ है। वहीं मौके पर पहुंचे पीएम मोदी ने 6G विजन डॉक्यूमेंट्स के साथ 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्ट बैंड भी लॉन्च किया है। इसके साथ ही उन्होंने इस डेकेड को भारत का टेकेबल बताया था। 6G टेस्ट बैंड का फायदा क्या है? दरअसल 6G टेस्ट बैंड की मदद से इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स आने वाले टेक्नोलॉजी यानी विकसित हो रही टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर सकेंगे। 6G टेस्ट बैंड देश को इनोवेशन इनेबल करने में मदद करेगा। 5G मुकाबले में 6G की स्पीड निश्चित तौर पर बढ़ेगी, लेकिन 6G का मतलब सिर्फ इतना नहीं है। ये नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगी। आपको फास्ट इंटरनेट के साथ बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी। हालांकि ये टेक्नोलॉजी अभी शुरुआती फेज में है। सवाल आता है कि स्पीड बढ़ेगी तो कितनी? 5G पर मैक्सिमम स्पीड 10 Gbps तक हासिल की जा सकती है, जबकि 6G नेटवर्क पर ये 1 Tbps तक होगी। यानी 6G पर आपको 5G के मुकाबले 100 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी।
इस स्पीड का मतलब है कि आप बहुत सारा कंटेंट चुटकियों में डाउनलोड कर सकते हैं। 6G इस दशक के अंत यानी 2030 तक कमर्शियल लॉन्च होगा और तब तक बहुत कुछ बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। केंद्र सरकार ने वोटर आईडी और आधार लिंक करने की जो डेडलाइन है उसको बढ़ा दी है। इससे कार्ड धारकों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कैसे लोगों को राहत मिलेगी, आइए देखते हैं अय्यर रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि अभी तक वोटर आईडी और आधार को लिंक करने के लिए आखिरी डेट 1 अप्रैल 2023 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया है। यानी कार्ड धारकों को यह काम निपटाने के लिए पूरे 1 साल का अतिरिक्त समय दिया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि आधार और वोटर आईडी को लिंक करने का काम पूरी तरह स्वैच्छिक है और इसे जरूरी नहीं रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति इस काम को पूरा करने में असफल रहता है तो उस पर किसी तरह की कार्यवाही भी नहीं की जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग ने दोनों कार्ड लिंक करने के कई फायदे भी बताए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर को जो विशाल भूभाग में फैला हुआ है, लगभग 39,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए इस रेतीले जैसलमेर में अब जहां हर सुविधाएं मुहैया होने लगी है, वहीं आगजनी पर लगाम कसने के लिए भी यहां कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। जैसलमेर के सबसे बड़े प्रश्नों को लेकर उकेल की जो कमान है वो अब IAS टीना डाबी के हाथों में सौंपी गई है। क्या है स्थिति, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान के जैसलमेर में सिर्फ एक ही फायर ब्रिगेड व्हीकल है जो सिविल डिफेंस का कार्यालय में मौजूद है। इस एक अग्निशमन से ही जिले में आगजनी पर काबू पाने के प्रयास किए जाते हैं। नागरिक सुरक्षा डिपार्टमेंट जिला कलेक्टर के अधीन आता है। इन दिनों जिले की कमान जिला कलेक्टर IAS टीना डाबी के हाथ में है। वहीं जिले में आगजनी पर नियंत्रण के लिए नगर परिषद क्षेत्र से बाहर यदि बात की जाए तो एकमात्र ही वाहन है जिससे आगजनी पर काबू पाया जा सकता है। जैसलमेर जिले के बीते लंबे समय से आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की मांग उठ रही थी। आगजनी पर काबू पाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ये मामला IAS टीना डाबी सुलझाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध एशिया में कैसे गूंज रहे हैं, तो आप जापान और चीन के नेताओं के दौरे का वक्त देख सकते हैं। विश्व के देशों में क्या राजनीति चल रही है, नजर करते हैं इस रिपोर्ट पर। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को में है। किशिदा ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान उन्हें बेहिचक समर्थन का भरोसा दिया है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने शी जिनपिंग को अपना करीबी दोस्त और सहयोगी कहा है। चीन भले ये दावा कर रहा है कि वो तटस्थ है, लेकिन अभी वो रूस की तरफ अधिक झुका हुआ नजर आ रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। जापान को बहुत संतुलन बनाना है, खासकर चीन के साथ अपने रिश्तों में। चीन और जापान दुनिया की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और इसी वजह से दोनों देशों के बीच मौजूदा तनाव के बावजूद बातचीत के रास्ते खुले रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। चुनाव 2024 के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने OBC और सॉफ्ट हिंदुत्व का दामन थामा है। कोलकाता के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 50 जीतने का लक्ष्य रखा गया है। इस चुनाव में अखिलेश कांग्रेस के बिना ही राष्ट्रीय राजनीति में खुद को स्थापित करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अब सॉफ्ट हिंदुत्व टारगेट पर नजर रखे हुए हैं। 18-19 मार्च को आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट को लेकर मंथन किया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीते 20 साल में जिन लोकसभा सीटों को सपा ने पहले जीता था, उन्हीं सीट को दोबारा जीतने का टारगेट रखा गया है। जातियों में अखिलेश ने OBC की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अखिलेश यादव कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद कालीवाड़ी के मंदिर गए। इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भगवान की पूजा की। इसकी तस्वीरें सपा मीडिया सेल से जारी हुई। यह संकेत था सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ते अखिलेश के कदमों का। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। संकट से जूझ रहे सिलिकॉन वैली बैंक को उभरने के मदद के लिए अमेरिकी नीति निर्माताओं ने कई कदम उठाए हैं। वास्तविक राजनीति के समानांतर वास्तविक अर्थशास्त्र कहा जा सकता है। वास्तविक राजनीति वास्तव में राजनीति करने की कला है और इस प्रकार वास्तविक अर्थशास्त्र वास्तविक अर्थ में आर्थिक मुद्दों से निपटने की एक कला है। अब सिलिकॉन वैली के बैंक को बचाने के लिए अमेरिका ने तर्क दिया है कि पवित्र और शुद्ध सिद्धांतों का समय नहीं है, अब व्यावहारिक अर्थशास्त्र जरूरी है। जब एशिया या अन्य तीसरी दुनिया के देश जैसे पाकिस्तान या श्रीलंका
आदि अपना कर्ज चुकाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो IMF और अन्य अमेरिकी नियंत्रित और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान बड़े और शर्मनाक नियमों और कानूनों की बात कर रहे हैं। आशा की जाती है कि भारत भी वास्तविक अर्थव्यवस्था व्यवहारिक अर्थशास्त्र में वर्तमान स्थिति से कुछ सीखे और मुसीबत आने पर इस सिद्धांत को लागू कर सके। सिलिकॉन वैली बैंक के मामले में अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि जब जमाकर्ता बैंक से पैसा निकालने जाएंगे तो उन्हें उनका सारा पैसा तुरंत मिल जाएगा। जब सरकार की ओर से पूरे पैसे की गारंटी की घोषणा की जाती है तो यह दौड़ कम हो जाती है और बैंकों को फिर से स्थिर होने का समय मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। सावरकर को लेकर कांग्रेस के ट्वीट पर बीजेपी नेताओं की टिप्पणी को लेकर लोग जमकर बरसे। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सावरकर के बारे में कांग्रेस के ट्वीट के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए लोग भाजपा नेताओं को कोस रहे हैं। कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी लंदन में अपने भाषण के लिए माफी नहीं मांगेंगे और चुटकी लेते हुए कहा, क्या आप राहुल को सावरकर समझते हैं? इस ट्वीट के जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पूछा, घुड़दौड़ में गधों का क्या काम? कहां वीर सावरकर और कहां राहुल गांधी? उनकी तुलना नहीं की जा सकती। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी ट्वीट करके कहा, कृपया महान आत्मा वीर सावरकर का अपमान ना करे, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं। लोग पूछ रहे हैं कि अंग्रेजों से माफी मांगकर अपनी जान बचाने वाले सावरकर को बीजेपी किस आधार पर महान मानती है? कुछ ने लिखा है कि बीजेपी सावरकर को महान बताकर गलत आदर्श स्थापित कर रही है। बीजेपी सावरकर का बचाव करने में दिलचस्पी क्यों ले रही है? ये लोगों का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो बिहार में सत्ताधारी पार्टी जेडीयू ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नारेबाजी कर प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। जेडीयू कार्यालय में लगे पोस्टर्स में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर चुनौती दी है। क्या है ये पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इस प्रयास में सफलता नहीं मिली है। अब नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड एक और मामले में अन्य पार्टियों से आगे निकल गई है। उन्होंने पोस्टर के जरिए लोकसभा चुनाव में वादे करने के अलावा केंद्र सरकार को खुली चुनौती दी है। पोस्टर के जरिए नितिन कुमार ने जो तीर चलाया है वह सही लग रहा है या तीर सब अब बेकार हो गया है, यह तो चुनाव के नतीजे ही बता सकते हैं। राजधानी पटना के जेडीयू कार्यालय में कई बड़े बैनर और पोस्टरों के जरिए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर सीधा निशाना साधा गया है। पार्टी कार्यालय में एक बैनर पर लिखा है, मन की नहीं काम की बात, जुमला नहीं तथ्य। इस तरह वह मोदी सरकार की तरह तरह की योजनाओं और वादों को निशाने पर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा न हुए। बशीर बद्र की यह शायरी राजनीति के लिए बिल्कुल सटीक है। अदावत कब यहाँ दोस्ती में और दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए कहा नहीं जा सकता। यही बात लागू होती है महाराष्ट्र की राजनीति में। पिछले साल का वक्त याद कीजिए जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 40 विधायकों ने बगावत कर दी थी और फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। शिंदे अब महाराष्ट्र के सीएम हैं और शिवसेना प्रमुख रहे उद्धव ठाकरे सरकार गंवाने के बाद पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाद से ही उद्धव और बीजेपी के बीच कड़वाहट और बन गई। लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर नजारा अलग था। उद्धव और फडणवीस मुस्कुराते हुए एक दूसरे से मिलते नजर आए। दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखकर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। उस दौरान ऐसा इत्तेफाक रहा कि विधानसभा के बाहर उद्धव और फडणवीस की गाड़ी साथ साथ ही पहुंची। पहले उद्धव उतरकर गेट की तरफ आए तो उनकी नजर फडणवीस पर पड़ी। दोनों का सामना हुआ तो साथ में ही गेट के अंदर जाने लगे। इस दौरान दोनों बातें करते हुए नजर आए और काफी देर तक गपशप भी हुई। उसके बाद विधानसभा की सीढ़ियों पर उद्धव ने हाथ मिलाकर अपने समर्थकों और मीडिया का अभिवादन किया और फडणवीस के साथ आगे बढ़ गए। इस मुलाकात का वीडियो भी सामने आया जिसमें उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य भी हंसते हुए दिखे। ये नजारों ने महाराष्ट्र की सियासत ने नए कयासों को जन्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट,